अस्सलामुअलैकुम जी, मैं R&D गुजरांवाला चैम्बर और TTAP की तरफ से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ तरबियती सेशन में आए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ है और मैं आसिम अनीस साहब जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि तरबियती सेशन का बाकायदा आगाज़ के हवाले से अपने खिताब। थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब और तमाम दोस्तों का जो हमारी इंडस्ट्री से और ख़ास तौर पे वॉशिंग मशीन एंड होम अप्लायंसेस सेक्टर से दोस्त आए हैं, हम वेलकम करते हैं। आज ये जो सेशन है इसका बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में होगा, अभी प्रेजेंटेशन जो है वो उस पर जाया जाए। Recording in progress. Recording stopped. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अली ख़ान है और मैं नेशनल कंप्लाइंस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो बेसिकली नेशनल कंप्लाइंस सेंटर एक नया सेंटर बना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जो जिसका काम है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रेनिंग देना, एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स, कंप्लाइंसेस और रेगुलेशंस हैं उस पर। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। तो आज होम अप्लायंसेस, प्लास्टिक इंडस्ट्री और ये दो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस हैं स्पेशली एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस हैं स्पेसिफिकली यूरोप की मार्केट के लिए, उस पर बात हम करेंगे। आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, अवेयर करेंगे कि किस किस तरह के कंप्लाइंसेस यूरोप की मार्केट में चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी सर, वो रिमोट नहीं है, रिमोट अवेलेबल है, रिमोट दे दीजिए। अच्छा, इस तरह से है कि नेशनल कंप्लायंस सेंटर की ज़रूरत किस वजह से पड़ी, उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे न्यू रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में आ चुके हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना है पाकिस्तान से बैठ के, तो आपको उन रेगुलेशंस या उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। उसको हेल्प करने के लिए ये नेशनल कंप्लायंस सेंटर जो है वो बनाया गया है। तो जो हमारे कंपटीटर्स हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो कंप्लायंस पे बहुत बेहतर और अच्छा वर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं, और उसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हैं। तो ये बेसिक इसका बैकग्राउंड है कि नेशनल कंप्लायंस सेंटर क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट चलें, आप नेक्स्ट कर दें स्लाइड ना। अच्छा, ये इसका विजन है और मिशन है। विजन में पोजीशन पाकिस्तान एज ग्लोबल लीडर इन कंप्लायंट, सस्टेनेबल एंड
इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, यानी कि पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे एक लीडर बनाना है एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड, के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और सस्टेनेबल एक्सपोर्ट्स हों। और इसका मिशन ये है कि फैसिलिटेट कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्रिज gaps in local laws and empower industries and government in effective enforcement। तो NCC जो है वो एज ए ब्रिज काम करेगा इंडस्ट्रीज के, गवर्नमेंट के और इंटरनेशनल मार्केट के दरमियान में एक ब्रिज का काम करेगा, इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करेगा न्यू रेगुलेशंस के बारे में और गवर्नमेंट की जो इन्फोर्समेंट है उसमें भी सपोर्ट करेगा। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ, या मैं वहाँ खड़े हो जाता हूँ उसके पास। आपका ये ना वो नहीं चाहता, वहाँ पे चलेगा वैसे थोड़ा दूर है। अच्छा, इसमें रोल जो है एनसीसी का, इसको काइंडली ज़रा बड़ा कर दें, इसको बड़ा ज़रा कर दें। ये चेयर ले ज़रा बैठ जाए। ये जो स्लाइड, इसको स्लाइड व्यू में कर दें प्लीज़, इसको। हाँ जी, ये यहाँ से, जी बिल्कुल यहाँ से कर दें स्लाइड। जी अब ठीक। अच्छा, ये जो नेशनल कंप्लायंस सेंटर है ये ऑलरेडी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन कोलैबोरेशन में वर्क कर रहा है, जिसमें नेशनल लेवल की जो हैं वो TDAP है, एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं, FPCCI है, मिनिस्ट्रीज़ हैं और एकेडेमिया है। और इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें यूरोपियन यूनियन है, EU है, वर्ल्ड बैंक है, ILO है, GIC है और WWF है। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके नेशनल कंप्लायंस सेंटर अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मिशन को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है। जी आगे चलें। अच्छा, होम एप्लायंसेस एज यू ऑलरेडी नो कि ये बेसिकली डिवाइसेस होती हैं जो कि घरों में कॉमनली यूज़ होती हैं, घर के काम के लिए स्पेशली यूज़ होती हैं, जिसको कैटेगराइज किया जा सकता है। मेजर एप्लायंसेस जिसमें रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीज़र हैं, ओवन हैं, डिश वॉशर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ड्रायर हैं। इसी तरह से स्मॉल एप्लायंसेस हैं जिसमें किचन के रिलेटेड भी एप्लायंसेस आ जाती हैं, क्लीनिंग के रिलेटेड एप्लायंसेस आ जाती हैं और अदर एप्लायंसेस आ जाती हैं। जी आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं होम एप्लायंसेस के और प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं, उसमें हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग फर्स्ट स्टेप है, उसके साथ अटैच है रिसोर्स कंजप्शन, इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी। डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग पहला स्टेप है, मटेरियल सिलेक्शन दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप मेल्टिंग एंड कास्टिंग है, फैब्रिकेशन है, मशीनिंग है, असेंबलिंग है, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल है, फिनिशिंग है। तो ये हर स्टेप पे मैन्युफैक्चरिंग की एक एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है या एक एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो अटैच्ड है। किसी जगह पे रिसोर्सेज की कंजप्शन हो रही है और किसी जगह पे कोई ना कोई एयर एमिशंस हो रही हैं या पोल्यूशन हो रही है। आप जब मैन्युफैक्चरिंग एज यू ऑलरेडी नो, आप लोग उस इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, आपको ज़्यादा बेहतर इस चीज़ का पता है कि हर स्टेप पे कोई ना कोई एनवायरमेंटल
फैक्टर अटैच है। किसी जगह पे आपको बिजली की ज़रूरत है, किसी जगह पे आपको पानी की ज़रूरत है, किसी जगह पे आपको और किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, किसी जगह पे एयर एमिशंस किसी प्रोसेस से हो रही हैं, किसी जगह पे वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है और उसको डिस्पोज कहाँ करना है वो एक प्रॉब्लम है। किसी जगह पे ये है कि जी यहाँ से एयर पोल्यूशन होगी तो उसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उसका मसला कैसे हल होगा। तो हर स्टेप पे एनवायरनमेंट के रिलेटेड एक फैक्टर जो है वो एसोसिएटेड है। द एंटायर प्रोसेस encompasses design, meticulous prototyping and assembly, adhering to strict engineering standards. This ensures the appliances meet quality and functionality requirement essential for consumer satisfaction. आगे चलो, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। It's crucial that all appliances meet safety regulations, necessity testing for electrical safety and potential fire hazards. अच्छा, मैं आपको उर्दू में इस तरह से आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर लेता हूँ कि जब आप वॉशिंग मशीनें बनाते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो वॉशिंग मशीन बनाते हैं? अच्छा, और क्या बनाते हैं आप लोग? होम अप्लायंस, एयर कूलर बनाते हैं। अच्छा, उसमें जब आप उसको बनाते हैं तो उसमें आप असेस करते हैं कि सेफ्टी को देखा जाए, चेक किया जाए कि ये डिवाइस जब यूज़ होगी तो उससे कोई फायर हैजर्ड ना हो या किसी को करंट ना लगे। ये करते हैं हम लोग, करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं ना। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यही होते हैं होम अप्लायंसेस में कि जब भी आप मैन्युफैक्चर करें प्रोडक्ट को तो आप उसको इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी किस्म का हैजर्ड इस तरह का तो नहीं है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या फायर हैजर्ड हो जाए। अच्छा, दूसरी ये है कि ये जो ISO 9001 और ISO 14001 की सर्टिफिकेशन, इसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? क्या चीज़ होती है ये? लेकिन डिटेल्स नहीं, क्या बेसिक आइडिया? सेफ्टी मेजर दिए जाते हैं इसमें बेसिकली। उसका जो क्वालिटी का थोड़ा सा देखा जाता है और उसका जो हमारे 901 में है तो ये है कि वो प्रॉपरली एरियाज को करते हैं कि ये एरियाज दरवाजे के ऊपर, वाल्स के ऊपर लिखा होता है मेजरमेंट, सजायात, ये जी बिल्कुल। लेकिन वो जो ISO 9001 और 2 पैसे लेके करते हैं। सर आप मैं 9001 आप जो है, 100% उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। नहीं वो ठीक है आपकी बात, मैं आपको जस्ट सिर्फ एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस। don't know about this, please elaborate this. ठीक है, Yes, वो तो डेफिनेटली Yes. इस सेशन का हिस्सा ही है। Yes. तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ कि ISO 9001 जो है वो बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग आपने की है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई और एम्प्लॉइज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हर स्टेज पे आप क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, आप क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे, इंश्योर करेंगे इन रियल टर्म्स। कि ये जो बात है कि जी पैसे दे के हो जाता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अवेयरनेस इसके बारे में दे रहा हूँ कि आगे चल के ये डिटेल में भी बात हो जाएगी। ISO 14001 जो है ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रिसोर्स जो यूज़ हो रहा है वो रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ हो रहा है, यानी कि जो बिजली बन रही है वो सोलर से बन रही है, ठीक है। और जो अगर फर्नेस लगी हुई है जिसमें मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, उसमें धुआं निकल रहा है, तो उस वहाँ पे उन्होंने
प्रॉपर टेक्नोलॉजी लगाई हुई है धुएं को कंट्रोल करने के लिए, जिसको स्क्रबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपनी एक्टिविटी से प्रॉपरली जो है पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है तो उसका भी उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट रखा हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। वो नालियों में डायरेक्टली पानी को नहीं गिराते अपने वेस्ट वाटर को, तो एक पूरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन ये होम अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग में। सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एक्वायरिंग सर्टिफिकेशंस such as ISO certifications are vital for confirming that appliances adhere to industry regulation before selling them to customer। यानी कि इसका मतलब ये होगा, अगर आप ISO सर्टिफाइड हैं 14001 से या 9001 से, तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबली आपने अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है और आप मार्केट में सेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब ये होगा, जो आपका बायर है वो ये समझेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ऑनर है। अच्छा, फिर थ्रू इंस्पेक्शंस आर परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट ऑल appliances comply with safety and performance standards before their release in the market। तो क्वालिटी चेक्स भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। आगे बढ़े। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का। अगर आप लोगों को किसी ने सुना हो, क्या होता है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट? एनीवन? कोई चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं वो एनवायरनमेंट पे क्या अपने इफेक्ट छोड़ती है? बिल्कुल। कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा प्रोसेस या किसी मशीन का चलाना जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट आए, तो वो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कहलाता है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट की बात करने की, क्योंकि ये बेसिक कॉज है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप लोग कह रहे हैं कि इतनी गर्मी बाहर पड़ रही है, हीट वेव है, तो वो हीट वेव क्यों है? इंडस्ट्रीज अपनी एक्टिविटीज अग्रेसिव करती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा GHG एमिशंस हो रही हैं, कार्बन एमिशंस हो रही हैं। अब ये जो AC चलाते हैं ये भी CFCs कॉज करता है, और ये CFCs जो हैं वो हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसको एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को समझने की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट मेजर्स द इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज मे कॉज ऑन द एनवायरनमेंट। दे क्वांटिफाई the demand of natural resources and production of waste, providing a way to assess the pressure exerted by industries on ecosystem। अच्छा, आगे चलें, नहीं पीछे, अभी उसी पे रहे। अच्छा, एयर एमिशंस सबसे जो है कार्बन फुटप्रिंट में सबसे जो पहली बात है वो एयर एमिशंस की है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें एयर एमिशंस का होना। द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑफ होम अप्लायंसेस प्रोड्यूसेस ग्रीनहाउस गैस एमिशंस which adversely impact air quality and causing climate change। ये मैंने आपको बताया। सेकंड वाला है एनर्जी कंजम्पशन एंड मटेरियल यूसेज। होम अप्लायंसेस आर major consumer of energy and raw material, causing environmental challenges due to their high operational demand। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग आप में से प्लास्टिक और जो भी अप्लायंसेस बना रहे हैं, सोलर सब लोगों के पास होगा, सब लोगों ने लगाया हुआ है फैक्ट्री पे, क्यों? मोस्टली लगा हुआ है। लेकिन वो सर कह रहे हैं कि नहीं। नहीं लगा होगा,
जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे नहीं है। बहुत कम लगा। अगर किसी ने लगवाया भी है तो वो फुली गवर्नमेंट प्रोवाइड करे सब फैक्ट्री को। नहीं, उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं है सबके पास? सर हर बंदे का अपने फंड होते हैं, किसी के पास नहीं है, उनके लगा रहे हैं, किसी की जगह किराए पे है, सौ मामला इन्वेस्टमेंट का इशू होता है। इन्वेस्टमेंट का इशू होता है, ठीक। जो हम ऑलरेडी अपने बिजनेस को रन ही अभी सिर्फ चला रहे हैं उसको। तो अगर investment- अगर इन्वेस्टमेंट का मसला है या बजट का मसला है, तो इन कंपैरिजन जो इलेक्ट्रिसिटी आपको ग्रिड से आ रही है, इज दैट अफोर्डेबल टू यू? नॉट अफोर्डेबल, Not affordable, very costly. तो फिर उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं? कोई भी बंदा फौरी तौर पे 25-30 लाख 40 लाख 50 लाख नहीं निकाल सकता। Issue ये one time investment है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी अपने रनिंग बिजनेस में से अपने फंड निकाल के वो सोलर पे इन्वेस्ट कर दे और अपना बिजनेस कोलैप्स करवा ले। मेरा इस बात का पर्पस ये है, आपको इसका क्रक्स थोड़ा सा मैं समझा दूं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपको ग्रिड से मिल रही है, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इसकी जो जनरेशन है, इसकी जनरेशन से कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, कार्बन फुटप्रिंट इसका बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इसकी जगह पे आप सोलर लगा लें, सोलर पे इन्वेस्ट कर लें, तो आपका डेफिनेटली एक तो रिसोर्स आपकी कॉस्ट कम होगी, दूसरा उससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे कार्बन एमिशन नहीं होगा, कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा। और जब कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा तो उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो ये हीट वेव नहीं होगी, एक्सट्रीम वेदर नहीं होगा। आप लोगों को ये जो सैलाब का आना और एक्सट्रीम वेदर आप लोग फेस करते हैं कि अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, हर जगह फैक्ट्री के एरिया में भी जाना मुहाल हो जाता है, वहाँ इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है। तो अगर आप कार्बन एमिशंस को कम करेंगे तो आपको जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, एक्सट्रीम वेदर नहीं होंगे, आप लोगों को उस तरफ से नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल बताने का मकसद मेरा ये था। जी आगे बढ़े। मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। कि अभी हम कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जी अभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है। जी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, तो तब इतनी ज़्यादा हीट वेव क्यों? 47, 45, 50 दर्जा हरारत तब क्यों? इसका दर्जा बात पता क्या है? बात यह है कि हम दो तरह की कैटेगरी के मुल्क हैं इस दुनिया में। एक डेवलपिंग वर्ल्ड है जिसमें हम बैठे हैं, और एक डेवलप्ड नेशंस हैं जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो जो एमिशन का लेवल उन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का है वो हमारा नहीं है, अभी भी हमारा उतना लेवल नहीं है। तो ये पहले से ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो आप 30 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो वो उसका फिनोमिना यही था, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना यही था। जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा थी वहाँ पे ज़्यादा वहाँ से होता था। अब ये है कि हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसकी तरफ। लेकिन इंडस्ट्री से इतनी इन्वायरमेंट खराब नहीं हो रही जितनी गाड़ियों के धुएं से हो रही। बिल्कुल हो रही, ट्रांसपोर्टेशन से बहुत हो रही। पोल्यूशन की वजह जी। से लाहौर में हाँ जी 2 से 3 दर्जा हरारत ज़्यादा है। ऐसे। यहाँ पे गुजरावाला में नहीं होता। यहाँ पे इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। गाड़ियों का जो इन्फ्लुएंस है ना, यहाँ आबादी का बहुत ज़्यादा होना, लाहौर में दूसरों शहरों से आके आबाद होना, वो भी एक फैक्टर है। वो एक एडिशनल फैक्टर है। उसके अलावा ज़राअत में भी ऐसी एक्टिविटी होती हैं कि जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो गुजरांवाला की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप वहाँ बाईपास रोड पे जाएं तो वहाँ देखें कितनी फाउंड्रीज लगी हुई हैं, और वो जो आपका बावड़ा टाउन है, वहाँ पे शाम के टाइम जब वो चलती हैं, वो जो भट्टियाँ और सारा कुछ, तो वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है ना जी। अच्छा, दूसरा, होम अप्लायंसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का एंड लाइफ क्या है?
कहाँ जाती हैं? नो एंड जब वो ज़ाया होती हैं तो वो क्या आपकी वापस आ जाती हैं आपके पास? करती है ना, हाँ जी, वो भी पोल्यूशन का डेफिनेटली एक रीजन बनती वो है। recycling प्लास्टिक है जो भी जो वॉश स्क्रैप कर प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है इसमें, मोस्टली प्रोडक्ट्स रिसाइकल प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल होने के बाद वो किसी और प्रोडक्ट में लगता है। इसी तरह बकाया लेकिन उसमें कितना रिसाइकल हो जाता है अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं आपकी इंडस्ट्री, रिसाइकल हो जाता है। पाकिस्तानी है स्क्रैप बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जो लैंडफिल में चला जाता है वो तो मतलब आप तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, जो छोटे लेवल का है, जो पीसेज हैं उसके, तो वो स्क्रैप में होता है लैंड लैंडफिल में वो होता है और वो डिग्रेड नहीं होता एनवायरनमेंट। सर ओनली That is a problem. ओनली 10%। वायर है उसका ऊपर पीवीसी है वो भी इसमें स्क्रैप में जाता है, वो रिसाइकलेबल है। उसका जो हमारा जो लगता है ये प्लास्टिक के अलावा जो कार्टन हम यूज़ करते हैं गद्दा, वो भी रिसाइकलेबल है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब रिसाइकल। लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें कि माइक्रो प्लास्टिक जो है जिसका पार्टिकल साइज छोटा है और वो वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर और वाटर चैनल्स के अंदर, वो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और वो आप तो बड़े पीसेस की बात कर रहे हैं, बड़े यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो प्लास्टिक जो है दिस इज़ अ प्रॉब्लम पूरी दुनिया में, और इसका कोई डिग्रेड नहीं होता, फिर एक्वेटिक लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है और इंसानों को भी इफ़ेक्ट करता है। कैंसर की सबसे बड़ी वजह ये हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा, ग्लोबल शेयर ऑफ टोटल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस बाय सेक्टर जो है वो 39% जो है कार्बन एमिशंस जो हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में वो एम्प्लॉइसेस इंडस्ट्री से हैं। और यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन का जो है वो सेक्टर वाइज बताया हुआ है कि कितनी कितनी एनर्जी कंजम्पशन होती है एम्प्लॉइसेस इंडस्ट्री में, डिफरेंट सेक्टर्स में। चलें आगे बढ़े। अच्छा, इसमें है कि रेफ्रिजरेटर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 40% एमिशन कॉज करती है, वॉशिंग मशीन की जो है वो 30% एमिशंस कॉज करती है, ड्रायर्स जो है वो 20% करते हैं और डिश वॉशर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 10% एमिशंस कॉज करती है। आगे बढ़े। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ कभी आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा। क्या होती है सस्टेनेबिलिटी? पायदार, हाँ जी, पायदार, एक बरकरार रखना। बरकरार रखना। हाँ जी, बरकरार रखना। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमम वे में इस्तेमाल किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, उससे फ़ायदा उठाया जाए, ताकि एक नस्ल जो हमारी है वो उसी सिमिलर रिसोर्स से फ़ायदा उठाए और नेक्स्ट जनरेशन भी उससे फ़ायदा उठा सके और हम एनवायरनमेंट को भी महफूज रख सकें। तो सस्टेनेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है। सस्टेनेबिलिटी मेजर्स जो हैं आपके होम अप्लायंसेस में जो यूज़ होते हैं वो है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन होम अप्लायंसेस। अच्छा, सोलर के अलावा कौन सी ऐसी मशीन आप यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपकी एनर्जी को सेव करती है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बताएं या कोई मशीन ऐसी बता दें जो एनर्जी को सेव करती है। कोई ऐसी मॉडर्न आप काम कर रहे हैं उसका, कहीं आपको सुनते ही होंगे ना कि ये एक मशीन नई आई है जो एनर्जी भी बचाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं। हाँ जी, तो आप अपने रिसोर्स को बचाने के लिए वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं, ऐसी है। सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी मेजर, ठीक है ना। जिस तरह से एनर्जी की कॉस्ट हाई होने की वजह से आप सोलर लगा लेते हैं तो वो एक सस्टेनेबिलिटी मेजर है। इको डिज़ाइन स्ट्रेटजी, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट।
प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि आप इस तरह से अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें कि जिससे एनर्जी एफिशिएंसी भी हो, प्रोडक्शन भी इनहेंस हो जाए और पोल्यूशन भी ना हो, एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट ना हो जाए। अच्छा, मटेरियल रिसाइकलिंग, रीयूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम डिस्कार्डेड एप्लायंसेस कंट्रीब्यूट्स टू अ क्लीनर एनवायरनमेंट, जो कि ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़े। अच्छा, ये ट्रेंड्स हैं 5 सालों में यूएसए में एक्सपोर्ट्स कितनी हुई हैं होम अप्लायंसेस के रिलेटेड, यूएसए में, अफगानिस्तान में, यूएई में और डिफरेंट श्रीलंका में। आगे बढ़े जी, आगे कर दें। पाकिस्तान से नहीं है पूरी पाकिस्तान से। अच्छा, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये दिस इज अ ग्रोइंग सेक्टर विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। तो इसका प्लास्टिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और ये पैकेजिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, कंस्ट्रक्शन को, ऑटोमेटिव को, हेल्थ केयर को, एग्रीकल्चर में ये सारी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं, प्लास्टिक की फर्नीचर यूज़ होता है, किचन वेयर में यूज़ होती हैं, ऑटो पार्ट्स में यूज़ होती हैं और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। और इसका क्लस्टर कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद, ये गुजरांवाला आपका सबसे बड़ा क्लस्टर है। आगे चलें। अच्छा, इसमें जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो फेस किए जाते हैं वो पोल्यूशन है सबसे बड़ा मेन। उसमें सॉइल पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, मैरीन पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी है। मैरीन पोल्यूशन मैंने आपको बता दी, माइक्रो प्लास्टिक और वाटर, यानी वाटर के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आपका मैरीन पोल्यूशन है, ओशंस के अंदर। इसी तरह हेल्थ रिस्क है, इंजेक्शन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इंसानों में, जानवरों में हेल्थ इफेक्ट कॉज कर रहा है। और वेस्ट मैनेजमेंट की कमी है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ हमारे पाकिस्तान में, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है, इनसफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जीएचजी इमिशंस हो रही हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रही है। आगे बढ़े, ये चल नहीं रहा, चलें। अच्छा, अब आ जाए, ये है मेन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो कि यूरोप मार्केट में बहुत कॉमनली रिक्वायर्ड की जाती हैं। जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्टर भाई हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोप मार्केट में, उनको ये मेन जो कंप्लायंसेस हैं इनको यूरोप की फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें ESG फ्रेमवर्क की कंप्लायंसेस हैं, जिसमें कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव है, कार्बन प्रोडक्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट है, ISO की सर्टिफिकेशंस हैं, ROHS सर्टिफिकेशन है, CE सर्टिफिकेशन है। आगे बढ़े। जी, ESG फ्रेमवर्क जैसे कि नाम से जाहिर है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इसके यानी 3 पिलर होते हैं ESG फ्रेमवर्क के, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। अच्छा, पहला जो पिलर है ESG फ्रेमवर्क का वो एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। एनवायरनमेंट के बारे में आपका जो बिजनेस है, बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट के साथ आपकी डीलिंग किस तरह की है, आप किस तरह से एनवायरनमेंट को लेके चल रहे हैं। ये सबसे पहला जो पिलर है ESG फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट मैंने आपको पहले बताया, एयर एमिशंस, वाटर एमिशंस, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर यूजेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
और नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। यानी कि आपकी इंडस्ट्री से आप ESG फ्रेमवर्क को जब आप फॉलो करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो आप ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि मेरी इंडस्ट्री जो है वो एनवायरनमेंट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो जो एनर्जी भी यूज़ कर रही है वो भी सोलर कर रही है, और वो जो धुआं भी निकाल रही है वो स्क्रबर से होके निकल रहा है कि वो माहौल को कुछ नहीं कह रहा। आप कहते हैं कि जो पानी भी, जो वेस्ट वाटर भी जनरेट हो रहा है मेरी इंडस्ट्री से, वो भी डायरेक्टली नाले में नहीं जा रहा, मैंने उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, और मैंने कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाई जिसकी वजह से दरख्तों को काटना पड़े, यानी कि ऐसी जगह पे इंडस्ट्री भी नहीं लगाई कि जहाँ दरख्तों को नुकसान हुआ है, जो उनको क्लियर करके मैंने इंडस्ट्री लगाई हो। तो ये पहला पिलर है ESG फ्रेमवर्क का, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, दूसरा पिलर जो है वो सोशल पिलर है ESG फ्रेमवर्क का, एड्रेस हाउ ए कंपनी ट्रीट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कम्युनिटी मेंबर्स। कि यानी कि आप अपनी इंडस्ट्री में जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ किस तरह से डीलिंग आपकी है, आप उनको किस तरह से रखते हैं, आप उनको वेजेस देते हैं, आप उनको लीव्स देते हैं, आप उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी देते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। आपके साथ जो सप्लायर्स जुड़े हुए हैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, माल मुहैया करते हैं या माल दे के जाते हैं, उनके साथ आपकी किस तरह की डीलिंग है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल पिलर पे आएंगी, जो कि ESG फ्रेमवर्क का दूसरा पिलर है, सोशल। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटी का एम्प्लॉई है या वर्कर है, तो आप उसको राइट देते हैं उसकी इबादत का, उसका अगर उसकी ईद अगर आ जाती है तो उसको छुट्टी देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसकी सोशल पिलर में आ जाएंगी ESG फ्रेमवर्क। अच्छा, तीसरा जो है गवर्नेंस का है, गवर्नेंस पिलर एग्जामिन हाउ अ कंपनी पॉलिसीज इटसेल्फ फोकस ऑन इंटरनल कंट्रोल and practices to maintain compliance and regulation with best practices। यानी कि जो कंपनी की लीडरशिप है, आप ऑनर हैं, आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं, किस तरह से आप पॉलिसीज डेवलप करते हैं, लोगों के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाए, सोशल गवर्नेंस में आ जाए। अच्छा, इसका जो पर्पस है ESG फ्रेमवर्क का, उससे सबसे पहला जो embracing ESG can help businesses mitigate risk, thereby creating efficiencies and long-term value. Setting ESG goals is important for organizations as it demonstrates they are ready to meet the future demand। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि फंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें अट्रैक्शन आ जाती है और न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर हो जाती हैं, न्यू मार्केट्स में जा सकते हैं आप ESG फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने से। रेडी टू मीट रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, फोस्टर इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गया सेकंड वाला जो कंप्लायंस है, जो यूरोप में इस्तेमाल होता है, इसी का पार्ट है, ESG का ही पार्ट है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव। ये फोकस करता है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स दो चीज़ों पे फोकस करता है। अगर आपने ये रेगुलेशन, अगर आपके पास ये रेगुलेशन सर्टिफिकेशन इसकी है, यहाँ आप रेगुलर इसको आप रेगुलराइज्ड हैं, आपके पास ये रेगुलेशन है, तो आप ये कह रहे हैं
कि मेरी किसी भी एक्टिविटी से ना एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो रहा है और ना ही मेरे किसी वर्कर को के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या मेरा कोई वर्कर इससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये रेगुलेशन है जो कि अच्छा, जो ब्रॉड कवरिंग ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि इसका मेन स्कोप जो है वो ह्यूमन राइट्स पे है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे। अच्छा, और एक नया जो डायरेक्टिव है, यहाँ आप कह लें कि नई रेगुलेशन है, वो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक नया रेगुलेशन है जो कि यूरोप ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें ये है कि इसमें ना अगर आपने यूरोप में कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो उस पर कॉस्ट इंप्लीमेंट होगी। कॉस्ट इंप्लीमेंट होगी कार्बन एमिशन के नाम पे, कार्बन एमिशन के नाम पे कॉस्ट उस पर इंप्लीमेंट होगी। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट बनाई, वॉशिंग मशीन बनाई और आपने उसको यूरोप में भेजना है, तो इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने उसको मैन्युफैक्चर करने में कितनी कार्बन प्रोड्यूस की, एमिट की, उस पर कॉस्ट इंप्लीमेंट होगी। जैसे कार्बन टैक्स होता है उस तरह से कॉस्ट इंप्लीमेंट होगी। इट इज द EU tool to put a fair price on the carbon emitted during the production of carbon intensive goods that are entering in the EU and to encourage greener industrial production in non-EU countries। इसमें भी परेशानी उनको यूरोप वालों को क्लाइमेट चेंज की है, कार्बन एमिशंस की परेशानी है कि कार्बन एमिशंस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें कार्बन एमिशन होती हैं और उस कार्बन एमिशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके यूरोप में जाएगी तो वो उसको एवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे कि इसमें कितनी कार्बन एमिट हुई है और उस पर वो टैक्स लगाएंगे, उस पर वो आप कह लेंगे फ़ीस लगाएंगे और वो फीस जो भेजने वाला है, प्रोडक्ट को सेल करने वाला है, वो फीस वो पे करेगा। ठीक है, बाय कंफर्मिंग दैट अ प्राइस हैज बीन पेड फॉर द embedded carbon emissions generated in the production of certain goods imported into the EU. This will ensure the carbon price of importers is equivalent to the carbon price of domestic production. That is, the EU climate objective are not undermined। मतलब ये है कि वो कार्बन टैक्स इसलिए लगाना चाहेंगे कि जो सिमिलर मशीन यूरोप के अंदर बन रही है उसकी कितनी कॉस्ट है और उसमें कितनी कार्बन एमिट हुई थी, उसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए कि जो यहाँ से बन के जा रही है। यहाँ से जो बन के प्रोडक्ट जा रही है उसकी कार्बन को काउंट कर लिया जाए और उस पर टैक्स लगा दिया जाए और उसको बराबर कर लिया जाए वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ठीक है, ये रेगुलेशन है, ये 2026 से ये मैंडेटरी हो जानी है। अगर यूरोप में किसी ने बिजनेस करना है तो ये 2026 में लाजमी इसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन है जी, इसको थोड़ा सा कोई एग्जांपल के साथ जरा बताएंगे। इसको जो आपने कार्बन की बात की है और जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं, अगर उस पर टैक्स इतना हो जाएगा तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो प्लास्टिक, मैंने मिसाल ये दी कि ये जो प्लास्टिक की जो वॉशिंग मशीन मिसाल के तौर पे आपने यहाँ बनाई है, मैन्युफैक्चर की है लोकली, तो आप उसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं यूरोप में, यूरोप में एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इस रेगुलेशन के थ्रू दे विल असेस योर प्रोडक्ट